वेलकम बैक टू ISPCS बज़। अब हम लोग अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं अपने इकोनॉमिक्स सर्वे के सीरीज़ को। देखते हैं, आज हम लोग प्रयास करेंगे ख़त्म कर लें, देखते हैं जितना हो पाता है। बेसिकली अभी हम लोग चैप्टर नंबर 11 से शुरू करेंगे। 11th नंबर चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित है और फिर इसके बाद हम लोग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाला चैप्टर देखेंगे। ये दोनों हो जाता है, इसके बाद 2 चैप्टर बचेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि आज ही कर लें, नहीं तो अगले वीडियो में इसको ज़रूर ख़त्म कर देंगे। अभी तक आई होप जो भी लेक्चर दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप लोग प्लीज़ उसके जो भी उसमें डेटा है, जो भी एग्जांपल्स हैं, उसको मेमोराइज़ करने का प्रयास करिए ताकि आप उसको मेंस के आंसर्स में रिपीट कर पाएँ। सो लेट्स बिगिन। ना एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि 39.5% ऑफ द स्टेट बजट बिहार का वो सोशल सर्विसेज के लिए एलोकेट किया गया है। और एक ट्रेंड, इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है ये कि पिछले 19 सालों में 15 गुना इंक्रीज हुआ है सोशल सेक्टर के एक्सपेंडिचर में बजट वाइज, और पर कैपिटा स्पेंडिंग वो 9 गुना बढ़ा है पिछले 19 साल में। फिर डेमोग्राफिक डायनामिक्स देख लेते हैं। पॉपुलेशन सेंसस 2011 के अनुसार 10.41 करोड़ पॉपुलेशन बिहार का है। प्रोजेक्शन है कि 2036 तक ये 14.86 करोड़ हो जाएगा। थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट बिहार ऑब्वियसली। पॉपुलेशन डेंसिटी अभी 1106 है और प्रोजेक्टेड है कि 2026 में ये 1405 हो चुका होगा। डेकेडल ग्रोथ रेट देख लीजिए, ये जो 7% का गैप है ये इंडिया और बिहार का है। बिहार में जो डिकेडल ग्रोथ रेट था वो 25% था और इंडिया का लगभग 17% था। टोटल फर्टिलिटी रेट देख लीजिए, TFR 2.8। TFR बेसिकली क्या होता है कि कोई भी महिला अपने रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब 15 से 49 साल के बीच में कितने बच्चों को औसतन जन्म देती है एक महिला। तो बिहार में अभी ये 2.8 है। इसमें भी बहुत डायनामिक्स है। रूरल TFR जो है 2.9 है और अर्बन TFR 2.2 है। रिप्लेसमेंट लेवल TFR जो होता है वो 2.1 होता है। इंडिया का TFR जो है वो 2 के लगभग पहुंच चुका है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अर्बन 2.2 है और रूरल का 2.9 है, फिर भी एवरेज 2.8 है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 90% जो जनता है वो तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो जो है वो भी धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लीजिए, अभी बिहार में अब 69.5 ईयर्स हो चुका है। मेल का 69.7 है, फीमेल का 69.3 है। अब यहाँ देख लीजिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि पर 1000 बच्चों में कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु 1 साल से कम आयु में हो जाती है, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, पर 1000। क्रूड बर्थ रेट भी वही है। फिर अंडर 5 रेट उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिहार का 23 है जबकि भारत का 28 है। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। क्रूड बर्थ रेट बिहार का 25.8 है जबकि इंडिया का ये 18.4 है। तो इस डेटा को आप जरूर कोट कीजिएगा। इसमें आप आशा के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, आंगनवाड़ी का सक्सेस दिखा सकते हैं। केस स्टडी है बिहार का कि बिहार में IMR 23 है जबकि भारत का 28 है। फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी में भी बिहार 27 है और इंडिया का डेटा अवेलेबल इस सर्वे में नहीं था, इसलिए नहीं दिया गया है यहाँ पे। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए, 2004-06 में ये 312 था, 2021 से 23 में ये 104 हो गया है। इम्यूनाइजेशन कवरेज, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है जो टीकाकरण हम लोग कराते हैं, वो 32% था NFHS 3 में, जो कि अब NFHS 5 में 71% हो गया है। NFHS का मतलब है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में देख लीजिए 16.17 लाख अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहा है, 2024-25 का डेटा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अर्बन क्षेत्रों में 1000 रुपया दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपया दिया जाता है। ये एक तरीके की प्रोत्साहन राशि है। ये आशा के माध्यम से आप लोग आशा के पास
आशा के माध्यम से ये क्रेडिट किया जाता है, डायरेक्ट खाते में आता है ये पैसा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, 3 टियर है। सबसे पहले सब सेंटर होता है ग्रास रूट पे, फिर पीएचसी है, प्राइमरी ब्लॉक लेवल पे होता है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये टर्शरी हॉस्पिटल की तरह काम करता है। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ होती हैं। अब तो कैंसर तक का जांच आप यहाँ करा सकते हैं, कीमोथेरेपी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। मंथली पेशेंट विजिट इतना रहा है, ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, टेली कंसल्टेशन में बिहार 5th है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ई संजीवनी पोर्टल है। संजीवनी पोर्टल बेसिकली एक टेली मेडिसिन का पोर्टल होता है। ई संजीवनी, इसके अंतर्गत इसके माध्यम से दूर से भी डॉक्टर जो है वो इलाज कर सकते हैं फार फ्लंज्ड एरियाज में, जैसे गांव है, दूरस्थ जो भी इलाके हैं जहां से लोग बड़े शहरों तक नहीं पहुंच सकते हैं, वहां के डॉक्टर्स इन पोर्टल के माध्यम से इलाज ऑनलाइन भी होता है। अब टेक्नोलॉजी इस तरीके से अब परपेचुएट कर चुके हैं हमारे जीवन को। डिजीज बर्डन में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डॉग बाइट्स का संख्या देखिए, लगभग 2 लाख रिपोर्टेड केस है बिहार का। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। हर घर नल का जल में टारगेट किया है 70 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब एक व्यक्ति के लिए 70 लीटर हम लोग उपलब्ध करा पाए। लगभग 99.2% इसका एक्सेस हो चुका है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, इसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इसके सारे डिटेल्स को। ओडीएफ स्टेटस क्या होता है आप प्लीज कमेंट में करके बताइएगा कि ओडीएफ स्टेटस क्या होता है और ओडीएफ और ओडीएफ प्लस प्लस में क्या अंतर है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था। फिर एजुकेशन में देख लीजिए, लिटरेसी 61.8%, फीमेल लिटरेसी जो है वो 18% से उसमें छलांग आया है। नेशनल राइज मात्र इस समय में 10.9% का हुआ था, मगर बिहार में यह 18% का राइज हुआ है। फिर एनरोलमेंट में देख लीजिए, 160 लाख, मतलब मोटा मोटी 1,60,00,000 एलिमेंट्री एनरोलमेंट हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड ये है कि 50% जो ये एनरोलमेंट है इसमें महिलाओं का शेयर है। तो ये दिखाता है कि धीरे धीरे हम लोग जेंडर पैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में। फिर एजुकेशनल स्कीम्स देख लीजिए क्या क्या है। पीएम पोषण है, इसमें प्राइमरी और बाल वाटिका कवर किया जाता है, न्यूट्रिशन, और साथ साथ प्रयास किया जाता है कि जो भी लोग इस साइकिल में आ चुके हैं उस साइकिल में रिटेन हो, एजुकेशन के साइकिल में। बाईसाइकिल स्कीम बिहार का बहुत फेमस है। फिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, इसमें फिनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए। फिर नया इनिशिएटिव 2024 में लाया गया है, शिक्षा की बात, ये बेसिकली एक डायलॉग है। फिर मिशन दक्ष है। मिशन दक्ष का मतलब ये है कि जो भी बच्चे अपने विद्यालय में थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं बाकी विद्यार्थियों के मुकाबले लर्निंग आउटकम्स में, उनके लिए अलग से स्पेशल क्लास की व्यवस्था की जाती है पोस्ट स्कूल टाइमिंग्स, उसी को मिशन दक्ष कहते हैं। बैगलेस सैटरडे का भी प्रावधान किया गया है ताकि कुछ ऐसे दिन हो जहां पे बच्चे आके सिर्फ किताब के बोझ के अंदर नहीं दबे हों, उनका क्रिएटिव थिंकिंग को हम लोग और प्रमोट करें। हर बच्चे में अलग अलग लेवल की क्रिएटिव थिंकिंग होती है, तो बैगलेस सैटरडेज उसी के लिए है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट देख लीजिए, जीविका हम लोग लगातार देखते आ रहे, इसको हमने कल भी देखा था। फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में 50% रिजर्वेशन दिया गया है, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में 35% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में दिया जा रहा है। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये आप मेंस में लिखना है सब। सोशल सपोर्ट में विमेन हेल्पलाइन है, 181 वन स्टॉप सेंटर्स बहुत सारे बनाए गए हैं। फिर वेलफेयर SC/ST में देख लीजिए, सिविल सर्विसेज के लिए प्रोत्साहन योजना है, 50,000 रुपये दिया जाता है अगर आप BPSC का प्री निकालिएगा और UPSC का प्री निकालिएगा तो 1 लाख रुपये मिलेगा। बढ़िया सिस्टम है ये। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योरशिप, डॉक्टर BR अम्बेडकर रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए हैं, 720 बेडेड होगा। फिर ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, वेस्ट चंपारण, कैमूर और जमुई में बनाया गया है ये। फिर मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना है, एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं SC/ST कम्युनिटी में। फिर बैकवर्ड क्लासेज और माइनॉरिटी के लिए ECBC वेलफेयर में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जननायक कारपुरी ठाकुर हॉस्टल्स को बनाया गया है। माइनॉरिटी के लिए क्या है, तालीमी मरकज, लिटरेसी सेंटर्स रहेगा एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना है और कोचिंग योजना है कि फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के लिए हम लोग फ्री में कोचिंग सरकार उपलब्ध कराएगी। सोशल सिक्योरिटी में देख लीजिए, एल्डरली और विडोज के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, यूनिवर्सल है, सबके लिए है, इसमें कुछ राइडर नहीं है कि इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, 60 साल प्लस इसमें एज होना चाहिए। फिर लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, ये विडोज के लिए है।
फिर PWDs के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या है कि बुनियाद सेंटर्स बनाए जा रहे हैं उनके थेरेपी के लिए। BPL फैमिलीज के लिए गंभीर अंत्येष्टि अनुदान योजना है, 3,000 रुपया दिया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। ये ग्राम पंचायत स्तर से मिलता है। अब देखिए, हम लोगों को सर्वाइवल से एक्सेसिबिलिटी की ओर बढ़ते हुए क्वालिटी पे फोकस करना है। ये किसी भी बढ़िया किसी क्वेश्चन का बढ़िया आंसर हो सकता है ये। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम लोग देखते हैं जो CSPs हैं वो एक्सपैंड हुए हैं 70% से, बहुत सारा टच पॉइंट हो गया है 53,000। NPA जो है वो 11% से लगभग घट के अब 7.5% हो गया। ये दिखाता है कि बिहार का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये। फिर डिजिटल सर्ज, यहाँ पे POS मशीन जो होता है पॉइंट ऑफ सेल, इसका टर्मिनल जो है वो 250% से ग्रो किया है। ये दिखा रहा है हमारे इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, कैश का जो यूज है वो घट रहा है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ रही है धीरे धीरे। क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट टू ग्रॉस SDP रेशियो कितना है? 37.9%। इसको जरूर मेंस में कोट किया जा सकता है इस डेटा को। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, इस यहाँ पे ग्रोथ देखिए और यहाँ पे ग्रोथ देखिए, जबरदस्त ग्रोथ है CSP में। कॉमन सर्विस पॉइंट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी में 6.4 टाइम्स, मतलब दिस इज ह्यूज। CSPs आर रियली वर्किंग, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये सब। फिर डिजिटल अडॉप्शन में देख लीजिए, POS टर्मिनल्स में 250% का ग्रोथ हुआ है, अभी हमने देखा था। सिर्फ 10% ग्रोथ हुआ है ATM में, ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो कैश विड्रॉल कम रहा है, अब कैश की संख्या कम रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बहुत बढ़िया चीज है ये। फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ब्रांचेस का, अर्बन 22%, सेमी अर्बन 33% और रूरल 45%। होगा भी क्यों नहीं भाई, हमारी अधिकतर पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, तो बैंक वहीं रहेगा, आदमी जहाँ रहेगा, पैसा जहाँ रहेगा, बैंक वहीं ना होना चाहिए। ये तो अच्छा बात है, हम तो कहते हैं और रूरल एरियाज में होना चाहिए। फिर टोटल ब्रांचेस 8304। रूरल डोमिनेंस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स और RRB जो गाँव में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। प्राइवेट बैंक यूजुअली शहर में ज़्यादा दिखते हैं। अर्बन कंसंट्रेशन, प्राइवेट बैंक प्रेफर सिटी सेंटर्स। नाउ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देख लीजिए। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है कि एक बैंक को मान लीजिए 1,000 रुपया बैंक में जमा हो रहा है पूरे साल में, मान ले, मतलब ये हाइपोथेटिकल फिगर है, और बैंक उसमें से 400 रुपया लोन की तरफ बांट रही है। तो क्रेडिट 400 रुपया हुआ, डिपॉजिट 1,000 रुपया हुआ, तो कितना परसेंटेज हुआ? 40%। तो वैसे ही इसी को क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कहते हैं। आंध्र प्रदेश का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 157% है, मतलब 100 रुपया बैंक में जमा हो रहा है और बैंक लोन दे रही है 150 रुपया। वाह, इंडिया का एवरेज 80%, इसको हमें और बढ़ाना है। बिहार का ये 53% है, इसको बहुत बढ़ाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक क्रेडिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बिहार जो है वो कैश स्टार्व्ड इकोनॉमी है, पैसे की कमी है, तो जब तक क्रेडिट नहीं दीजिएगा तब तक बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? MSME ग्रो करने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम लोग क्रेडिट पे फोकस करें। इवन एग्रीकल्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अशोक दलवाई पैनल का कहना है कि क्रेडिट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट है, बाकी सब इनपुट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट है। फिर CD रेशियो देख लीजिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे ज्यादा है, अग्रेसिव लेंडिंग करते हैं ये लोग। प्राइवेट बैंक का 93% है और पब्लिक सेक्टर बैंक का 46% है। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो सेफ खेलता है, बैंक मैनेजर लोग जो है रिस्क नहीं लेना चाहता, अपना नौकरी बचा के चलता है। चलिए बढ़िया है। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं, इसमें लीडर क्या है? पूर्णिया, अररिया, वेस्ट चंपारण, और कौन सा जिला लैग कर रहा है क्रेडिट में? मुंगेर, नालंदा और भोजपुर। फिर क्रेडिट पेनिट्रेशन में देख लीजिए, 2020-21 में 30%, 2024-25 में ये 37.9%। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, अभी तो ये बढ़ा ही है, मगर इसको भी और ऊपर बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर एनुअल क्रेडिट प्लान देख लीजिए, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में हम लोग 108% दे रहे हैं, ओवर लेंडिंग हो रहा है। MSME सेक्टर में 65%, एग्रीकल्चर में 63%, टोटल अचीवमेंट 71.6% है। यहाँ पे ओवर परफॉर्मेंस हो रहा है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर में अभी भी लेंडिंग जो है वो लीकेज है। जैसे एग्रीकल्चर का ही जो लेंडिंग होता है, गरीब किसानों को न मिलके अमीर किसानों को क्रेडिट मिल जाता है, तो एक तरीके से वो प्रायोरिटी सेक्टर का लीकेज है।
फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट में देख लीजिए नए कितने किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए हैं, 1.42 लाख 2024-25 में। सबसे ज़्यादा रीजनल रूरल बैंक्स इसमें आगे है एग्रीकल्चरल क्रेडिट में। एसेट क्वालिटी पे भी धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एसेट क्वालिटी देखिए, करंट एनपीए जो है 7.5% है। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 2020-21 में जो एनपीए था वो 11.5% से ज़्यादा था, मगर अब वो 7.5% हो गया है, तो 4% से ये डिक्लाइन किया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेक्टर वाइज एनपीए देख लीजिए, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा दिखता है 16.4%, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में 12.2%, एमएसएमई में 7.8% और नॉन प्रायोरिटी में 1.7% है। तो आप देख सकते हैं एक तरीके से कि एनपीए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंडिंग। ये आप अगर ये मेंस में लिखिएगा, ये आपको लग रहा है मैथमेटिकल फॉर्मूला, लेकिन इसका बहुत इंप्रेसिव इम्पैक्ट होगा एग्जामिनर पे कि आप इस डेटा से आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि अल्टीमेटली जहां पे एनपीए कम है वहां लेंडिंग ज्यादा हो रहा है, जहां पे लेंडिंग ज्यादा आ रहा है वहीं पे एनपीए कम है। तो दिखाता है कि एनपीए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल लेंडिंग। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा रिस्क है, इसलिए सबसे कम लेंडिंग एग्रीकल्चर में करते हैं बैंक्स, या बैंक्स श्योर नहीं होते हैं उस मामले में। फिर रीफाइनेंसिंग आप जान ही रहे हैं क्या होता है। नाबार्ड, सिडबी, ये सब रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस है कि वो लोग बैंक को फाइनेंस करते हैं ताकि बैंक संबंधित सेक्टर्स को फाइनेंस करे, इसी को रीफाइनेंसिंग कहते हैं। आरआईडीएफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जिसमें इतना का सैंक्शन हुआ है। आरआईडीएफ लोन जो है रोड के लिए, ब्रिजेस के लिए और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेज करती है। सीवरेज और वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए प्लांट्स लगाने के लिए भी इन फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बैंक रेट इसमें 1.5% रहता है। फिर सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड है, ये सिडबी मैनेज करता है। इसका मेन पर्पस है कि एमएसएमई इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को बढ़ावा देना है, उसमें क्रेडिट को बढ़ावा देना है। इसमें इतना का डिसबर्समेंट हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेंस में बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं कि सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड है, जिसको सिडबी मैनेज करती है और एमएसएमई इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो है उसको प्रमोट कर रहा है सिडबी। अब कंक्लूजन देखते हैं। कॉमन सर्विस पॉइंट्स तो इतना बढ़ ही रहा है, अभी हम लोग देखा है एनपीए 7.5% घट गया है। फिर सीडी रेशियो जो है वो 53% है, इसको बढ़ा के हम लोग को कम से कम जो नेशनल एवरेज है 80% तक ले जाना है। जब तक क्रेडिट नहीं देंगे तब तक बिजनेस एक्सपेंड कैसे करेगा। फिर एग्रीकल्चर और एमएसएमई में है टारगेट मिस हो रहा है, अभी मैंने बताया ना क्रेडिट लीकेज हो जाता है, तो एग्रीकल्चर और एमएसएमई टारगेट को अचीव करने के लिए और बढ़िया से मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, ताकि जो बैंक है वो अपने टारगेट मीट करने के लिए क्रेडिट लीकेज न करें। जिस सेक्टर को सरकार इंटेंड करती है, सरकार की इच्छा है कि उस सेक्टर को हम लोग ज़्यादा क्रेडिट प्रदान करें, तो उसको बैंक्स भी एक्चुअली उस पॉलिसी को ज़मीन पे एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर दें, ना कि अपने टारगेट पूरा करने के लिए इधर उधर कहीं भी लोन दे दें। तो इस दोनों चैप्टर में इतना ही है। हम लोग अगले लेक्चर में बाकी जो दोनों चैप्टर है उसको समाप्त करते हुए इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज को समाप्त कर देंगे। आगे फिर आप कमेंट में मेंशन करिएगा कि मेंस के लिए ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको मैं पढ़ा दूं। अभी मैं ट्राई कर रहा हूं कि पॉवर्टी का लेक्चर एक लूँ बढ़िया सा, क्योंकि पॉवर्टी मैंने देखा है, पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आता है, सब लोग जेनरिक आंसर लिखता है, वही स्कीम वही। जब तक ये समझ में आपको नहीं आएगा कि पॉवर्टी क्यों है, अभी तक क्या इतिहास रहा है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उसके पीछे का रीजनिंग क्या है, आखिर खिचड़ी सरकार खिला रही है स्कूल में उसका क्या रीजनिंग है, ये समझने की आवश्यकता है ना। अब मान लो सरकार खिचड़ी खिला रही है और क्वालिटी ऑफ स्कूल इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, तो फायदा क्या है। ठीक है, अब उसे न्यूट्रिशनल स्टेटस तो इम्प्रूव हो रहा है मगर एजुकेशनल स्टेटस इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो हर जो स्कीम आता है उसके पीछे एक लॉजिक है, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा उस लेक्चर में, ताकि आपका वो एक पार्ट क्लियर हो जाए। और भी कुछ अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको जानना है तो आप प्लीज़ बताइए। बाकी चीज़ों धीरे धीरे हम लोग प्लान कर रहे हैं और आपके समक्ष लाएंगे। सो थैंक यू।